टोटल एनर्जी क्या होती है nth ऑर्बिट में? यही होती है, बोलो। यही होती है। अगर बात करेंगे इक्वल टू 1 के लिए, ग्राउंड ना, क्या होता है ग्राउंड पे? इक्वल टू एनर्जी कितनी होती है, जल्दी बताओ। जेड, हाइड्रोजन है तो 1 होगी ना, बोलो। सही है। फिर n इक्वल टू पे कितनी होती है? n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा नीचे। -13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे, -3.4, -3.4 n इक्वल टू 2। सही है, बोलो। फिर 3 डालो, माइनस, अब गैप कम हो गया देखो। अरे -13 सीधा कितना बेटा? माइनस, बोलो किस पे? 4 पे। करते जाओ साथ साथ। कर रहे हो? कोई कर रहा है? कोई 0.85 है, फिर 0.54 है, फिर 0.37 है ना? चेक कर लेना, मुझे याद नहीं होता। तो 4-5 याद कर रहे होते हैं ज्यादा। 0. इक्वल टू है ना, फिर n इक्वल टू 5 पे है ना, -0.54 जेड स्क्वायर। फिर 6 पे और कम हो गया, बोलो कितनी होगी एनर्जी, कितनी होगी? 0. ठीक है, ऐसे ये याद ही रखने पड़ेंगे। गैप भी इवन याद होना चाहिए आपको। गैप, गैप E2 माइनस E1, E2 माइनस कुछ कुछ तो फिक्स याद होना ही चाहिए। E3 माइनस E1, E4 माइनस E1, जो बता रहा हूँ एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए। E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, इतना तो होना चाहिए। कितना कितना आएगा बताओ सॉल्व करके? करो माइनस। सबसे ऊपर क्या आएगा? 10.2 है, 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E3 माइनस E1 12.09 जेड स्क्वायर, फिर 12.75, बोलो। फिर 3 में से 2 गए, इन दोनों को देखना कितना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ वही एग्जैक्ट बताओ। जो कभी मैं याद कर लोगे फिर वो पेपर वही बुक करोगे। क्या आएगा? 1.89 जेड स्क्वायर, 4 में से 3 गए, 0.66 0.66 जेड स्क्वायर तो बहुत है, इतने याद कर लो, बाकी तो अगर वहां भी कर लोगे तो दिक्कत। ये तो टिप्स होना ही चाहिए, लेकिन इनकी जरूरत बार बार पड़ती है। बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि हम एक बार याद ही करें। ये तो तुम्हें याद ही होगा, ये वाला तो 0.5, ये भी 12.2 भी याद है, 12.09 12.7, बस ये तो याद कर लो। 1.89 और 0. ठीक है ना, ये कैलकुलेशन ठीक करी है ना। जैसे मान लो कि अगर आपको बोलूं, मान लो कि एक मेटल प्लेट पे रेडिएशन गिरा है ना,
हाइड्रोजनिक मेटल प्लेट पे रेडिएशन गिराई, तो क्या होगा? बहुत सारे एटम है वहां पे, बहुत सी एक एटम थोड़ी ना है। अरे ये कहानी तो एक एटम की बताई है, बहुत सारे एटम की है। एक एटम के अंदर एक्साइटेशन है ना ये तो कई एटम है। ये बोलो, तो अब होता क्या है, जैसे मान लो लेट अस सपोज कि अपने ने एनर्जी दी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? कैसे दी? रेडिएशन गिरा के दी। कैसे दी? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अपने शब्दों में हिंदी में लिख लेना, क्योंकि ये थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी, किताब में लिखी हुई, ठीक है? और इंग्लिश मेरी कोई खास है नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, तुम कहोगे तो, लेकिन लिखने तुम्हें खुद ही फिर ढंग से सुनो, और किताबों में मिलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स सारी ऐसी ही है। मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ पूछी जाती है थ्योरी, जिसकी थ्योरी अच्छी है, मतलब देखो, अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स कहते हैं जितना अच्छा बच्चा उतनी अच्छी मैकेनिक्स करेगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उतना ज्यादा दिमाग चलाएगा ना। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे कहा जाता है जितना अच्छा टीचर उतनी अच्छी मॉडर्न फिजिक्स बच्चे की, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में बताने का है सारा। टीचर को जितना पता है वो अगर दे देता है तरीके से, तो फालतू भी नहीं देना। मॉडर्न फिजिक्स, आज तक मॉडर्न फिजिक्स ऐसी फिजिक्स है जो अभी तक ग्रो कर रही है। न्यूटन न्यूटन वाली तो सब निपट निपट ली, अरे 400-500 साल पुरानी फिजिक्स है वो, न्यूटन वाली, समझ रहे हो? आज की फिजिक्स नहीं है वो, समझ रहे हो? अब जो चल रही है ना ट्रेंडिंग में, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पे काम चल रहा है, रिसेंटली चल रहा है, ठीक है ना? ये ग्रो कर रही है डे बाय डे। तो कई चीजें डेली फेल हो रही हैं, डेली फिर ठीक भी हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट डेली फेल हो रहे, पहले ठीक मान के चल रहे थे, आज भी ऐसा हो रहा है, पहले भी तो ऐसा होता था। अरे बोलो, तो अब ऐसा हो रहा है। तो प्रॉपर नॉलेज मॉडर्न फिजिक्स की सही तरीके से जिसने बटोरी है टीचर ने, सही तरीके से वो आगे डिलीवर करेगा, तो उतने बच्चे का जल्दी फायदा और ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीखो, समझो, सिर्फ ज्यादा दिमाग चलाओ, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, ठीक है? लेकिन मेरे पास क्वालिटी है मॉडर्न फिजिक्स की, मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास, ठीक है? 2-3 बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने जो बुक्स लिख रखी हैं, बड़े बड़े टीचर्स, मैंने पूरी पूरी बुक थोरो कर रखी है, ठीक है? तो वहीं से कंक्लूजन निकाल रखे हैं जो मैं पढ़ाता हूँ हर साल। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मान लो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, कहानी समझना। तो कई सारे आइटम है, कई सारे आइटम, रेडिएशन गिरी, रेडिएशन गिरी, रेडिएशन फोटॉन्स की फॉर्म में गिरी, रेडिएशन लाइट के पार्टिकल्स की फॉर्म में गिरी, रेडिएशन तो इस प्लेट पे गिरी, रेडिएशन हजारों करोड़ों आए, एक्साइटेशन 12.75, कहाँ चले गए सारे? ग्राउंड पे थे सारे, कहाँ चले गए? 4। कहानी समझो, कहाँ चले गए? 4 पे चले गए। 1 से कहाँ चले गए? 4। अब 4 पे रुकते बड़ी देर, बड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते ही नहीं है, बताया मैंने, कल बताया। अब ये है ना, है ना, बिल्कुल सही बात। अब ये उनमें से कुछ क्या करेंगे, कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे कि डायरेक्ट 4 से 1 पे कूद जाए। पॉइंट समझो, कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे, करोड़ों थे मान, करोड़ों में से कुछ 50-60 हजार ने ये रास्ता बनाया कि 4 से 1 पे कूद गए डायरेक्ट, डी एक्साइटेशन के दौरान डायरेक्ट 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट। कुछ ऐसे पाएंगे जो पहले 4 से 3 पे आएंगे, लाख 2 लाख, फिर 3 से डायरेक्ट 1 पे आएंगे, कुछ ऐसे ही पाएंगे, समझ में? कुछ ऐसे भी पाएंगे जो डायरेक्ट 4 से 3 पे आएंगे, 3 से फिर 2 पे आएंगे, 2 से फिर 1 पे आएंगे, समझ में आ रही है? कुछ ऐसे पाएंगे डायरेक्ट 4 से 2 पे आएंगे, फिर 2 से किस पे आएंगे? 1। आपको समझ में आ रहा है मैं कहना चाह रहा हूँ? बोलो। अब लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला याद करो, लैम्डा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n1 n2 ऑर्बिट नंबर का। तो 4 से 3 आने का, 4 से 2 आने वाले का अपना लैम्डा होगा, कुछ अपना लैम्डा होगा 4 से 2 वाले का। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में लगाओगे 1/4 माइनस 1/16। अरे यार, अरे बोलो, ये तो लगाओगे फॉर्मूले में, तो एक पर फिक्स लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा। अब 4 से 3 वाले का अपना लैम्डा होगा,
अरे बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? 4 से 3 वाले का अपना लैम्डा होगा, 3 से 2 वाले का अपना लैम्डा, 2 से 1 वाले का अपना लैम्डा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लाइट गिरती है, रेडिएशन गिरी, पॉइंट समझना, मैं अभी बहुत सारी, एक अच्छा आईआईटी का क्वेश्चन पूछूंगा, आईआईटी पूछूंगा उस बात को। जब लाइट गिरी तो एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन जब हुआ सही। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? वो लाइट जो, वो रेडिएशन जिनसे एक्साइटेशन होगा, क्या बोल रहा हूं वो 10.2 वाली से एक्साइटेशन होगा, 11 वाली से नहीं होगा। ये नहीं कि 10.2 तक हो गया सर, उसके बाद की एनर्जी अपने पास रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रीट लेवल की एनर्जी चाहिए। 10.2 तो एग्जैक्ट 10.2, 11 पे काम नहीं चलेगा। ये तुम सोचो सर 10.2 है और 10.2 पे तो पहुंच ही जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। फोटोन अगर एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो इतनी देगा कि वो जाके स्टेबल ऑर्बिट में जाए, सीधा जाए, किसमें जाए, मतलब 1 से 2 में जाए, 1 से 3 में जाए, 1 से 4 में जाए, समझ रहे हो? अनस्टेबल ऑर्बिट में ना जाए, मतलब 11 से तो अनस्टेबल में चला जाएगा ना, अरे रास्ते में कहीं बीच में आ जाएगा तो फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अब सवाल ये पूछा था आईआईटी ने कि जो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले हैं, जो क्या केवल वही एमिशन स्पेक्ट्रम वाले हैं? सोच समझ, क्या केवल वही एमिशन स्पेक्ट्रम वाले हैं, या एमिशन स्पेक्ट्रम में और भी हैं? अरे सारे ही वन पे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे है सारे। कुछ समझ है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले कौन से हैं तुम्हारी नजर में? 10.2 वाला, 12.09, 12.75, यही है ना? क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 1.89 है? अब नहीं है ना, ग्राउंड से है। 1 से 2 गया, 1 से 3 गया, 1 से 4 गया, 1 से 5 गया, 1.89 कहां से आ गया? लेकिन उतरते हुए आपको मिल सकता है 3 से 2 वाला, 4 से 3 वाला भी मिल सकता है। चढ़ते हुए तो डायरेक्ट 1 से 4 वाला ही मिलेगा, 1 से 3 वाला ही मिलेगा, 1 से 2 वाला ही मिलेगा, 1 से 5 वाला ही मिलेगा, 1 से 9 वाला ही मिलेगा। उतरते हुए 9 से 7 वाला भी है। नहीं समझ में आया? पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। तो केवल वही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 3 पे गया, क्या लेके गया? 12.09 लेके गया ना, उतरते हुए 12.09 है, लेकिन उतरते हुए 10.2 भी है और 1.89 भी है। नहीं समझ में, बात समझ में आई है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ना? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आया क्या होता है? कौन सी वेवलेंथ किसमें होती है, समझ में आया? अरे बोलो। जो उतरते हैं डायरेक्ट 1 पे, जो डायरेक्ट, चाहे कहीं से उतरे, चाहे 10 से उतरे, 11 से उतरे, 9 से उतरे, 5 से उतरे, 4 से उतरे, वो सारे के सारे आते हैं लाइमन की कैटेगरी में। किसमें? जो डायरेक्ट किस पे उतरते हैं, चाहे 6 से उतरे, चाहे 5 से उतरे, चाहे 4 से उतरे, चाहे 3 से उतरे, चाहे 2 से उतरे, क्यों नहीं? ठीक है, वो नहीं, अल्ट्रा वायलेट के होते हैं, नहीं अल्ट्रा वायलेट होता है ना। फिर जो 2 पे उतरते हैं वो है बालमर। वो कौन है? बालमर। ये विजिबल वाले होते हैं, जो लाइट हमें दिखाई देती है, जो लाइट पैदा होती है, जो हमें दिख रही है, जो लाइट, वो 2 पे उतर रहे हैं, वो वाली दिख रही है। कौन से दिख रहे हैं? जो 2 पे उतर, 3 वाले, अरे कोई बड़ी बातें थोड़ा ना कर रहा हूं मैं। 3 वाले कौन है? फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर पी, फिर ये
अरे समझ में आ रही है बात? ये इंफ्रारेड है, ये फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। अरे बोलो बोलो, समझ में आई बात? कहानी समझ में आई? एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया? बोलो। इस सारी कहानी को अपनी भाषा में लिख लो। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, 3.5 से 2.5 वाली कोई एनर्जी है? कोई नहीं। 3 से 2 वाली है, तो 4 से 3 वाली है, तो हाँ उल्टी 3 से 2, 4 से 3 वाली है। 3.5 से 2.5 वाली सुनना कोई, क्योंकि 3.5 का मतलब क्या है? अनस्टेबल ऑर्बिट। क्या है? 2.5 का मतलब भी क्या है? 2 का मतलब, 4 का मतलब सुनो। और विजिबल में सारे जोर के अंदर वाले होते हैं। कौन से? 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। कौन से? नैनोमीटर की वेवलेंथ से लेकर 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ। जोर होता है ना, मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। कुछ किताबें 400 और 800 भी दिखती है। लगभग रेंज यही रहती है, 350 से 750 या फिर 400 से 800। विजिबल में भी प्योर आएगा ना? बोलो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सुन 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 भाई सुन, ये देख, 2 से 1 गया, 2 से 1 गया तो 10.2 एनर्जी निकाली है ना। इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी है? पहले तो अगर मैं तुझसे ये पूछूं तो ये क्या जवाब देगा? तेरा जवाब क्या है इनफाइनाइट में? देख, -13.3 से शुरू होता 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 तो -0.37 पे आ गया कुछ, तो लगभग क्या हो जाएगी? ठीक है, पक्का क्या हो जाएगी? सुन, एक टाइम नहीं, एक पॉइंट और बता, क्या हो जाएगी? अच्छा, तो जो इनफाइनाइट से 1 पे उतरेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? 13 पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं किसी एटम को 13.6 जेड स्क्वायर एनर्जी दूं तो वो क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। क्या होता है? पक्का? तो आप बोल रहे हो कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दे सकता? दे दूंगा तो एक्साइटेशन होगा? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा? 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा? अरे बोलो, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा? अरे नहीं, फिक्स वैल्यू है ना जहाँ पे होगा। 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा, क्योंकि 13.6 लेके तो वो आयनाइज हो जाएगा। उसके बाद बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में काम। जब तक आयनाइज नहीं होता तो डिस्क्रीट लेवल पे काम चलेगा। एक बार आयनाइज हो गया, फिर बाकी की एनर्जी किस में काम आ सकती है? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी होगा एक्साइटेशन, और क्या होगा? पहले आयनाइज होगा, फिर बाकी की बची हुई काइनेटिक। 16 में भी होगा, 17 में भी होगा, 14 में भी होगा, 13.7 पे भी होगा, 13.8 पे भी होगा। अगर कोई पूछे 13.5 पे, मतलब हो सकता है कि वो बड़े लेवल आ जाए कोई ऐसा, मतलब रैंडम बोल रहा हूँ। अभी अभी का डाटा देख के नहीं होगी तो बोलो, मतलब जब तक आयनाइजेशन नहीं हुआ तब तक तो आप डिस्क्रीट लेवल तक जाएगा। एक्साइटेशन जो होगा वो डिस्क्रीट लेवल तक हो सकता है, जो 3 एनर्जी चाहिए तब होगा एक्साइटेशन। या तो आयनाइजेशन ही हो जाए, उसके बाद बची हुई एनर्जी फ्री हो गया ना इलेक्ट्रॉन, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में काम आ जाएगी। अरे यार, आ रहा है कुछ समझ में? अभी भी समझ में आ रहा होगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे काम क्यों नहीं चल रहा? तो काइनेटिक नहीं हो आ सकती ना? क्यों नहीं आ सकती काइनेटिक? फ्री नहीं हुआ ना अभी। पक्का? समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो होता क्या है, अब मैं तो बताता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन से होते हैं। ये भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कौन से होते हैं। जैसे मान लो ये मेटल की प्लेट है, पकड़ इसको, ये मेटल की प्लेट है, यहाँ से कई सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, 0 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सही है? तो इधर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लगा हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे कौन से मिसिंग है? जो इसने एब्जॉर्व किए हैं, 10.2 वाले मिसिंग है। 10.2
12.75 वाले मिसिंग है, 12.09 वाले मिसिंग है। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, बोलो। अब एमिशन स्पेक्ट्रम पे वो मिलते हैं जो असली में एमिट होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम पे कौन से मिलते हैं? एमिट होते हैं। तो कहा जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिस होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन से मिस होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? 12.09, 12.75 वाले, वो एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। मिलते हैं, पर केवल वही नहीं मिलते, पर केवल वही नहीं मिलते। पॉइंट समझ में आ रहा है? लिख लो सारी बात को अपनी भाषा। अच्छा, एक आता नंबर ऑफ लाइंस, ये भी सुन लो यार, ये बड़ी सारी चीजें हैं, जितनी सिंपल मैथ्स है ये। जैसे मान लो N2 से N1 से N2 आए, डी एक्साइटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? N2 से N1, किसका? N2 से। तो बोले कितनी लाइंस निकली? लाइंस मतलब कितने टाइप के फोटोन्स निकले। अरे लाइंस का मतलब समझ रहे हो? क्या लाइंस का मतलब? 4 से 3 वाली एक लाइन, 3 से 2 वाली एक लाइन, 4 से 1 वाली एक लाइन। अरे समझ रहे हो? पक्का? तो कितनी लाइंस निकली अगर N2 से N1 आए? N2 मतलब लगा लो 10 है और N1 मान लो 3 है, तो गिनने बैठोगे तो क्या करोगे? तो 10 मान लो ये है, तो छोटा नंबर ले लेते हैं, चलो 5 और 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो 3 4 5। अरे बोलो, 3 4 यानी इक्वल टू 3 यानी इक्वल टू 4 और यानी इक्वल टू 5। एक तो समझ में आ रहा है सीधा देसी भाषा में, ये फिर ये और ये, यही तो है तीन। तीन कैसे? तीन कैसे हुए ये मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे? 5 में से 3 गए, 2 + 1। क्या करोगे? जो ये नंबर होगा ना 5 और 3, उसमें से माइनस करोगे और +1 करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे, ये वाली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? अरे भाई 3 से 5 पे है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो लाइन कितनी आएंगी? 3 है ना ये, 1 2 और 3। अब 3 में से किसी 2 लाइन का सिलेक्शन हो जाए, 3 में से 2 का सिलेक्शन हो जाए, 3 में से 2 ऑर्बिट का सिलेक्शन हो जाए किसी, तो क्या हो जाएगा? एक लाइन फोटोन निकल आएगा, तो 3C2। बात समझ में? क्या होगा? 3C2 क्या होगा? 3C2। नहीं आया समझ में? आगे बात समझ में? सिमिलरली अगर N2 से N1 जाना है तो नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितने होगा? नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड N2 - N1 में +1 करना पड़ेगा और C सिलेक्शन करना पड़ेगा 2 का। नहीं आया? वही बात समझ में आई है? N2 - N1 + 1/C2 कैसे आया है बोलो? ये खोलना आता है? मेडिकल वाले बैठे हैं क्या है? तो कैसे खुलता है ये? n फैक्टोरियल खुलता है n - 1 n n - 1 n - 2 n - 3 चलते जाओ 1 तक। समझ रहे? n फैक्टोरियल जैसे 7 का मतलब 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो सब पीछे वाले। समझ में आई? 7.1 को मत कर दियो, ठीक है। और अब NCR कैसे खुलता है? n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो N2 - N1 + 1/C2 कैसे खुलेगा? N2 - N1 + 1 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें इसको माइनस कर दो, N2 - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1। N2 - N1 + 1 फैक्टोरियल हो जाएगा N2 - N1 + 1, N2 - N1, फिर N2 - N1 - 1 से खत्म हो जाएंगे आगे नीचे। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें कुछ भी? तो क्या बनेगा? N2 - N1 + 1 और N2 - N1। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ग्राउंड पे आ रहा हो तो सीधा 1 ले लो, N1 को। डायरेक्ट ग्राउंड पे पूछ रहा है, ग्राउंड पे आने वाले पूछ रहा है, डायरेक्ट 1 ले लो, ठीक है। आपसे बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी एमिट हो सकती हैं? एक एक्साइटेशन हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितनी लाइंस एमिट हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 6 हुआ, डायरेक्ट 1 से 6 पे पहुंच गए आप,
तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिट हो सकती हैं? 6 से 5, 5 से 4, 4 से, अरे यही मैक्सिमम है ना, यही वाली तो क्या है? अरे डायरेक्ट अगर 6 से कुछ कम हो गई ना, फिर मैक्सिमम थोड़ा ना बची। नहीं समझ में आया, वो अलग बात है, ये अलग बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इज डिफरेंट थिंग, वो क्या है मैंने बता दिया आपको। एंड नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इज, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। 6 से डायरेक्ट 1 पे आना है तो 6 से 4 भी आ सकता है, 6 से 5 भी आ सकता है, 4 से 3 भी आ सकता है, 4 से डायरेक्ट 1 भी आ सकता है, समझ रहे हो? दैट इज डिफरेंट थिंग एंड दैट इज डिफरेंट थिंग, दोनों को एक पत करना, क्वेश्चन में अलग अलग आएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को। तो अगर बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड, अगर 1 से n पे एक्साइटेशन हुआ तो 1 से 6 पे हुआ तो कितना हुआ? 6, 1 से मान लो 3 पे हुआ, देसी भाषा में समझो, तो 3 से 2, 2 से 1, 2 हुआ। तो 1 से n पे हुआ तो कितना हुआ? n minus 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्साइटेशन इज व्हाट? n minus, and number of lines emitted from 1 to n is what? n minus 1 upon 2। अरे भाई ग्राउंड ले लो ना, n2 को ले लो n, n1 को ले लो 1, डालना इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है? ये तो आ रहा है, बोलो बोलो। नहीं आ रहा ये? अगर 1 से n पे जाते हो, 1 से कहाँ जाते हो? n पे जाते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितनी है? n माइनस, एंड नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितनी है? n minus 1 upon 2। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिख लो इसको अपनी भाषा। 1 से ग्राउंड वाला भी लिख लेना, मैक्सिमम वाला भी लिख लेना, और n2 से n1 वाला भी लिख लेना। 3 फॉर्मूले आए हैं। मैं सब केमिस्ट्री पढ़ रखा है तुमने। पढ़ रखा है ना ये सारा? नहीं, कोई अनस्टेबल ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करते भाई, कोई अनस्टेबल ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर करते होते तो मैं अनस्टेबल नाम ही क्यों देता उनको। हाँ भाई, लक्ष्य शर्मा आया समझ में अब? देखता n इंटू डेल्टा n प्लस 1, क्या लिख रहा है यार? अब मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करवा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ी इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगी बातें। सब समझा दिया मैंने सारा, कुछ बातें रीड भी करवा देता हूँ बुकिश लैंग्वेज में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, उसमें से भी आप कुछ फिर समरी अगर 5-7 पॉइंट लिखना चाहोगे तो लिख लेना, कोई अच्छे मिलेंगे तो लिख ही लेना। ठीक है ना? तो कितनी बड़ी बड़ी थ्योरी तो बुक में कॉपी में नहीं लिख सकते ना, पढ़ तो सकते हैं, पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, लिखने में आधा घंटा लग जाएगा उसी चीज को। चलो पढ़ भाई, तू सीख पढ़ता है, जिसको मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है। ये पढ़ना एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम, ठीक है ना? यहाँ तक पढ़ना है, इक्वेशंस आएंगे वही पढ़ते जाना है, लेकिन थोड़ा तरीके से कि समझ में आए। ठीक है ना? फिर उसके बाद ये पढ़ना नंबर ऑफ लाइंस वाला, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। ठीक है, फिर ये लाइंस भी पढ़नी है, लाइमन बार्मर सारी। ठीक है, ये बुक रीडिंग करनी है और आज का काम खत्म, इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बस अब 10-1 मिनट की बुक रीडिंग करवाऊंगा और आज का काम खत्म, इतना ही पढ़ाऊंगा बस, बाकी ये पढ़ रहा है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम क्या होता है। ठीक है, बैठ के पढ़ ले, कोई दिक्कत, पर थोड़ा ऊंचा पढ़ियो। एक काम कर, उधर बैठ जा और उधर मुंह करके बैठ जा बच्चों की तरफ, ऐसे पढ़ियो, आवाज जाएगी ना, ऐसे इधर की तरफ साउंड आएगी, ज्यादा पीछे कम आएगी। बैठ जा, हाँ मर्जी है तेरी, वो तेरी। आराम आराम से, थोड़ा और, थोड़ा स्पीक लाउड। We have discussed when some energy is given to an electron of atom from an external source, it may make a transition to the upper energy level. कोई दिक्कत यहाँ तक?
मैं दिक्कत ही पूछता रहूंगा, ठीक है? जिसको दिक्कत हो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या किसी और बच्चे से एक्सप्लेन करवा देंगे, ठीक है? मजा आएगा। चलो, We call excitation of electron or atom at the upper energy level to which the electron is excited is called excited. कोई दिक्कत? जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है? जिस जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? बोलो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू क्या होगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, ध्यान रखना, थर्ड का मतलब एन की वैल्यू 3 मत लिख लेना, नहीं समझ में आया? पक्का? चलो लिख लो जिसको लिखना है ये बात को, तो जिसको लग रहा है मैं भूल जाऊंगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड का स्टेट का मतलब एन इक्वल टू 1 है, सॉरी एन इक्वल 2 है, और 4 एक्साइटेड स्टेट का मतलब 5 है। चलो आगे। The side an electron to a higher state energy can be supplied to it in two ways. Here we will discuss only the energy supplied by an electromagnetic photon. मैंने आपको बोला था जो एनर्जी हम देते हैं एक्साइटेशन के लिए, वो एनर्जी दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा के, रेडिएशन यानी फोटोन गिरा के, और एक कोलिजन। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडिएशन। कोलिजन लास्ट में पढ़, यही बोल रहा हूँ। According to Planck's quantum theory, photon is defined as a packet of electromagnetic energy, which when absorbed by a physical particle, its complete electromagnetic energy is converted into the mechanical energy of a particle, or the particle utilizes the energy of photon in the form of increment in mechanical energy. अब क्या ये क्या हो गया सर? सुन लो, देसी भाषा में बताया था मैंने, इसमें थोड़ा अंग्रेजी में बताया। मैंने बोला वो 11 इलेक्ट्रॉन वाला 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कंज्यूम नहीं होगा, बोला मैंने? अरे बोला 10.2 वाला होगा या 12.09 होगा, 11 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एनर्जी है, रेडिएशन है, वो फोटोन की फॉर्म में है। फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे चिपकेगा, तो अपनी पूरी एनर्जी देगा। तो अपनी थोड़ी एनर्जी नहीं देगा, थोड़ी एनर्जी देगा। और मान लो अपनी एनर्जी 11 दे दी, 11 में 10.2 चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी चाहिए? तो 10.2 दे दी, तो बाकी कहाँ जाएगी? कहीं जा ही नहीं सकती ना। अरे कहीं जा सकती है क्या? यहाँ तो कोई हीट वूट लॉस भी नहीं हो सकती। पूछो क्यों? हीट लॉस क्यों हो सकती? हीट लॉस कैसे हो जाएगी एटम के लेवल पे? अबे हीट लॉस होने के लिए तो फ्रिक्शन होना चाहिए। करोड़ों एटम दूसरे करोड़ों एटम से टक्कर मारते हैं, तभी तो रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होती है। एक एटम की कैसे हीट लॉस हो जाएगी? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल नहीं है ना ये चीज। तो कहाँ गई एनर्जी? तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है, फोटोन आता है, तो पूरा एब्जॉर्ब होता है, तो पार्शियली एब्जॉर्ब नहीं होता। गुब्बारे की तरह, पानी के गुब्बारे की तरह फटेगा तो पूरा ही फटेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? आ रही। पार्शियली भी एब्जॉर्ब होता है फोटोन। हायर स्टडीज में अब तरक्की हो रही है धीरे धीरे। फोटोन पार्शियली भी एब्जॉर्ब होता है। अब ये क्या सर, हम क्या सही माने? तो तुम ये मानो कि फोटोन फुली कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एब्जॉर्ब होता है। फोटोन फुली एब्जॉर्ब तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड हो या फ्री हो, आयनाइज ना हो। क्या समझ में आया? कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उससे अगर फोटोन टकराएगा तब भी अपनी पूरी एनर्जी देगा, तब भी अपनी। और अगर एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है इलेक्ट्रॉन, उससे अगर फोटोन टकराएगा तब भी अपनी पूरी एनर्जी देगा, तब भी अपनी। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं सड़क पे अकेला घूम रहा है और उस पर अगर फोटोन टकराया तो अपनी पार्शियल एनर्जी दे सकता है, तो अपनी फोटोन दे सकता है। इस बात को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कि फोटोन का अपनी पार्शियल एनर्जी देना क्या बोला जाता है? कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है? हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो समझ में मैंने क्या बोला? फोटोन अपनी फुल एनर्जी देगा। कब देगा? जब इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस से बाउंड हो या फ्री हो। फ्री का भी मतलब क्या है? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कंडक्टर से ही बाहर निकला है वो इलेक्ट्रॉन, वो सड़क पर चलने लगे,
उसको अगर फोटोन टकराएगा उससे तो अपनी पार्शियल एनर्जी देगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्री में भी दो, एक अपने कंडक्टर के अंदर अंदर फ्री और एक बाहर निकल गया। बोलो, तो दोबारा पढ़ दे वही लाइन सारी। According to Planck's quantum theory, photon is defined as a packet of electromagnetic energy, which when absorbed by a physical particle, its complete electromagnetic energy is converted into the mechanical energy of particle, or the particle utilizes the energy of photon in the form of increment in mechanical. अरे वही मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा एक बात बताओ, एक्साइटेशन कैसे हुआ? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी आई ना। फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आई, किस्म से काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी। अरे क्या हो गया ऐसा? The photon is supplied to an atom and an electron absorbs this photon. Then the electron gets excited to a higher energy level only if the photon energy is equal to the difference in energies of the two energy levels involved in the transition. बोलो कोई दिक्कत? कहने का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है? तुम बताइए क्या बोल रहा है? आगे चल। For example, say in hydrogen atom, an electron is in down state. Now it absorbs a photon and makes a transition to n equals to 3. Then the energy of incident photon must be equal to delta E1 equals to T3 minus T1. Delta E1 3 is equals to minus 1.51 minus 30.6 और delta E1 3 is equals to 12.09. कोई दिक्कत? अरे ये 12.09 मैंने पहले ही समझा दिया लिख के, E3 minus E1। Similarly, if we find the difference in energies of the state n is equals to 1 and n is equals to 4, we get delta E1 4 is equals to 12.75 electron. Thus, when a photon of energy 12.75 electron volt incident on a hydrogen atom, the electron may be excited to n is equals to 4 electrons. If it absorbs this photon. In the same fashion, the energy of a photon required to excite the electron of a hydrogen atom from ground state n is equals to 1 to next higher level n is equals to 2, which we call first excited state, is given as delta E1 is equals to 10.2 electron. बोलो। ये बेस्ट किताब है मॉडर्न फिजिक्स की, जिसकी थ्योरी तुम पूरी क्लास में रीड कर रहे हो, एक एक लाइन समझ रहे हो, तो इसको समझ सका बहुत है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। Here we have seen that in the ground state of a hydrogen atom, electron can absorb photons of energies 10.2 electron volt, 12.09 electron volt, and 12.75 electron volt. Get excited to n is equals to 2, 3, and 4. Now we will see what will happen when a photon of energy equal to 11 electron volt incident on this atom. From the above calculation of the energy differences of different energy levels, we can say that if the electron in ground state absorbs this photon, it will jump to a state somewhere between energy levels n is equal to 2 and n is equal to 3, as shown in figure 1.1. When electron in ground state absorbs a photon of 11 electron volt energy, its total energy becomes E is equals to E1 plus E11. E is equals to minus 13.6 plus 11. E is equals to minus 2.6 electron volt. As discussed in previous section, in an atom, electron cannot take up all energies. It can exist only in some particular energy levels, which have energy given as minus 13.6 on. वो कह रहा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 11, ये 1 है, माइनस 13.6 है, यहाँ से यहाँ 10.2 चाहिए और यहाँ से यहाँ 12.09 चाहिए। तो कह रहा है तुम्हारे हिसाब से तो कहीं बीच में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, पर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करता? ये लेवल क्या है? अनस्टेबल ऑर्बिट। When
a photon of energy 11 electron volt is absorbed by an electron in ground state, the energy of electron becomes minus 2.6 electron volt, or it will be excited to a hypothetical energy level x somewhere between n is equal to 2 and n is equal to 3, which is not permissible for an electron. Thus, when in ground state, electron can absorb only these photons, which have energies equal to difference in energies of the stable energy levels, ground state. If a photon being incident on hydrogen atom having photon energy not equal to the difference of energy levels of hydrogen atom, such as 11 electron volt, the beam will just be transmitted without any absorption by the hydrogen. कोई दिक्कत? सारा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई एब्जॉर्प्शन 15 का होगा, हाँ 14 का होगा, 13.7 का भी होगा, क्योंकि आयनाइजेशन हो चुका है, तब खेल अलग है, समझ रहे हो? चल पढ़ा आगे। Thus, to excite an electron from lower energy level to higher energy level by photon, it is necessary that the photon must be of energy equal to the difference in energies of the two electron levels involved in the transition. As we know that for higher energy levels, energy of electrons is less. When an electron is moved away from the nucleus to infinity energy level or at n is equal to infinity, the energy becomes zero or the electron becomes free from the attraction of nucleus, or it is removed from the atom. In fact, when an electron is in an atom, its total energy is negative. N is equal to minus 13.6. This negative sign shows that बाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाउंड है, और जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है, और पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ा कैनेटिक से, इलेक्ट्रॉन कैनेटिक से चल पड़ा, समझ रहे हो? when energy equal in magnitude to the total energy of an electron in a particular energy level is given externally, total energy becomes zero, or we can say that electron gets excited to infinity energy level, or the electron is removed from the atom and atom is actually. We know that removal of electron from an atom is called ionization. In other words, ionization is the excitation of an electron to n equals to infinity level. The energy required to ionize an atom is called ionization energy of atom for the particular energy level from which the electron is removed. अब दो से भी हो सकता है रिमूव हो, सेकंड ऑर्बिट से रिमूव हो, थर्ड ऑर्बिट से रिमूव हो, तो थर्ड ऑर्बिट से आयनाइजेशन काउंट होगा, ग्राउंड स्टेट से है तो ग्राउंड स्टेट से आयनाइजेशन काउंट होगा। अरे बोलो, ठीक है, पर हम ग्राउंड वाला ही पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आयनाइजेशन ग्राउंड वाला ही होता है। हम तो हाइड्रोजनिक एटम पढ़ रहे हैं, वो तो एक ही बेचारा इलेक्ट्रॉन है, वो तो ग्राउंड पे ही पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है सारे ही ग्राउंड पे पड़े हैं। अरे बोलो, सही है? तो आयनाइजेशन का मतलब यही है कि ग्राउंड से उठेगा तो इन्फिनिटी में जाएगा तो ही आयनाइजेशन है, वो 2 से उठ के भी इन्फिनिटी में जाएगा तब भी आयनाइजेशन है। खेल क्या है? इन्फिनिटी में जाना चाहिए। खेल क्या है? In hydrogenic atoms, the ionization energy for nth state can be given as delta E n tends to infinity is equals to E infinity minus E n. माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस हट जाएगा तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो बोलोगे। अरे एन कितना है बताओ, एन स्टेट में एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, उस एनर्जी को टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए कितनी एनर्जी दोगे? 13.6. बस प्लस में दे दो, खत्म, यही आयनाइजेशन है। नहीं, ये चीज जरूरत नहीं है, ये तो वही चीजें लिखी हैं एज इट इज जो मैंने बताई। ये लिखो, नंबर ऑफ लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ लाइंस के बारे में रीड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी ना, सुन लो। When an electron is in some excited state of an atom, क्या टाइम हो गया? चल कोई नहीं। after its lifetime of excitation, it will make a transition to lower states and emits electromagnetic radiation, which when passed through a spectrometer, different lines are plotted in the corresponding spectrum for each radiation emitted. We know that for an electron in nth state of an hydrogenic atom, it can make a transition to lower states in different possible ways, and ultimately it comes back to ground state by following different possible paths. When electron makes transition to lower state, then it emits a photon corresponding to each transition until it reaches ground state.
Thus, from nth state, an electron can have nc2 different ways to make a transition before it comes to ground state. Thus, for a gas containing several atoms, the ions all excited to nth state and start making transition to ground state, the number of maximum possible lines obtained in the resulting spectrum are n is equals to nc2 is equals to n upon 2. ठीक है, इसे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लाइन लिख दिया उस चीज को, नंबर है ना, वो कुछ और बोलना चाह रहा है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए तो n-1 ही है भैया। 8 से 7 पे उतरे, 7 से 6 पे उतरे, 6 से, मतलब उतरने की मैक्सिमम वेज। अरे सही है, थोड़ा इसने अटपटा लिख दिया उसको, वर्ड को, बाकी ठीक है, कुछ नहीं। When an electron makes a transition from nth state to ground state, then the electron during its transition to ground state, it will emit a minimum 1 photon, when it will directly transit from n equals to 1 and will maximum n-1 photon. आगे वही बात, अरे सुन रहे हो? मिनिमम कितने? 1, और कहां से कहां तक डायरेक्ट? 1 से 8 पे गया, उतरते टाइम कब सबसे कम रास्ता क्या है? डायरेक्ट 1 पे, और सबसे ज्यादा 8 से 7 n-1, मतलब 8 से मतलब 7। The maximum number of photons emitted by a single electron from state n or n is equals to n-1. ठीक है, ये था नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, खत्म हो गया। इसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लेना, इसमें लिखा नहीं हुआ था, मैंने वो करवा दिया, n2 - n1 + 1 वाला बता दिया था ना मैंने वो, ठीक है। बस में वही लिखा हुआ, लाइमन, बाल्मर, पास्टन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। इसका 2 पे आता है, इसका 3 पे, इसका बस यही है, छोड़ दो इसको। तो इसमें जो बातें लिखी थी, इससे कई सारी ज्यादा बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली भी करी हमने, ठीक है ना।